बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमन हाशिम। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूजर मौज़। आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग। सीमन आपको गुड मॉर्निंग। और इसके साथ साथ जैसे कि हमने देखा कल खासी मुतहरिक नज़र आई अपोजिशन, खासकर नून लीग की अगर बात करें, क्योंकि कल एक तो असम्बली में इजलास भी हुआ, लेकिन इसके अलावा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई शहबाज शरीफ ने उसको लीड किया और खूब गर्जे बरसे। बिल्कुल खूब गर्जे बरसे, हुकूमत को आड़े हाथों लिया, लेकिन वहीं पर नून लीग की क़यादत जो है वो बैलेंस नज़र आ रही थी इस पूरे पैनल में। ये एक थोड़ा पॉइंट था जो नोट भी किया गया और उस पर बात भी हुई। इसके साथ साथ आज प्रोग्राम में मौसम की सूरत हाल के हवाले से भी बात करेंगे। स्पेसिफिकली कराची में चूंकि नया स्पेल दाखिल हो रहा है और कहा जा रहा है तूफानी बारिशें होंगी, तो उसकी अपडेट्स भी हम आपको बताएंगे। जी बिल्कुल, ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि खासी बारिशें होने वाली हैं और ये स्पेल खासा मुश्किल होगा, लेकिन अब देखते हैं कि क्या तैयारी की गई है। लेकिन वसीम अख्तर साहब से ऐसे लग रहा था जैसे वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप दीदा भी हो गए कि 4 साल खासे वो मुश्किल में थे, लेकिन एक चीज़ समझ नहीं आती कि अगर 4 साल मुश्किल में थे तो ये 4 साल एंड होने के बाद ये क्यों मालूम होता है। अच्छा जी, सही है। ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे और भी बहुत कुछ है जो आपको बताना है। चलते हैं टॉप स्टोरीज की तरफ। आम आदमी की जिंदगी अजीरन हो चुकी, जिंदगी तंग हो चुकी है। आज वो जो नया पाकिस्तान था, लोग आज पुराने पाकिस्तान को तरस रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की हुकूमत पर वार। तब्दीली सरकार 2 साल में नवाज शरीफ के 3 अदवार से ज्यादा कर्जा ले चुकी। आवाम एक वक्त की रोटी और पुराने पाकिस्तान को तरस रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा नवाज शरीफ सेहतियात होकर ही वापस आ जाएंगे। अनइलेक्टेड किराए के वजीर को बुलाकर यहाँ पर पूरे हाउस की तस्दीक की गई। आप अपने इस पे कर ले प्लीज। पूरे हाउस की तस्दीक की गई। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पर इल्जामात लगाए गए नाम लेकर। चोर आपका बाप है। प्लीज नो कमेंट्स, प्लीज नो कमेंट्स प्लीज। शाहिद खाकान अब्बासी और हुकूमती अरकान में तलख जुमलों का तबादला। कौमी असम्बली में तकरीर के दौरान चोर चोर के नारे। चोर तुम्हारा बाप है, साबिक वज़ीर आज़म का तरकी बतरकी जवाब। शाहिद खाकान अब्बासी ने स्पीकर को शर्म करने का ताना भी दे दिया। कौमी असम्बली ने इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल 2020 की मंजूरी भी दे दी। ऑपोजिशन इत्तेहाद में इख्तलाफात दूर करने की एक और कोशिश। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान आज मुलाकात तय। मुलाकात में APC बुलाने पर गौर भी किया जाएगा। अफगान तालिबान का वफ्द पाकिस्तान में आमद। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा अफगान तालिबान का वफ्द अफगान मुफाहमती अमल को आगे बढ़ाने से मुतालिक बातचीत करेगा। कराची में बारिशों का छठा स्पेल। सुबह से ही कराची में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश जारी। मलीर, स्टील टाउन, गुलशन इकबाल, कोरंगी, डिफेंस, बल्दिया और नॉर्थ कराची में तेज बारिश जारी है। बारिश के बायस मौसम खुशगवार। मेयर कराची वसीम अख्तर अलविदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो पड़े। कहा कराची शहर का कोई वाली वारिस नहीं। 4 साल सदर मुमलिकत से वजीर आजम और गवर्नर सिंध से वज़ीर आला तक सबको खतूत लिखे, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। महफूज पंजाब के दावे सिर्फ दावे रह गए। पंजाब में रोजाना 25 अफराद अगवा किए जाने लगे। कत्ल के 11, ज्यादती के 9 और बदफेली के रोजाना 3 केसेस रिपोर्ट होने लगे। 1.25 खरब रुपए बजट और जदीद तरीन सहूलियात के बावजूद पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम। लाहौर में पबजी गेम की वजह से एक और नौजवान जिंदगी की बाजी हार गया। पबजी गेम खेलने के बाद बच्चा कमांडो बनने की ख्वाहिश कर रहा था। एहसन 4 रोज से चुप चुप था, रात गए खुदकुशी कर ली। गुरसा का बयान। सामने उसके कभी उसकी सताइश नहीं की, दिल ने चाहा भी अगर होंठों ने जुम्बिश नहीं की। और उर्दू के हल्दिल अजीज शायर अहमद फराज को बिछड़े 12 बरस बीत गए।
टॉप स्टोरीज आपने जानी, बाकायदा आगाज करेंगे प्रोग्राम का और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कराची में होने वाली बारिशों के हवाले से। एक नया स्पेल यानी कि छठा स्पेल जो है वो आज से शुरू हो रहा है और सुबह से ही कराची में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। बिल्कुल, बहुत से इलाके हैं जिनमें मलीर है, स्टील टाउन है, गुलशन इकबाल है, कोरंगी है, डिफेंस, बल्दिया, नॉर्थ कराची, जहाँ पर तेज़ बारिश हुई और ख़ासा एक जानिब तो मौसम खुशगवार हुआ, जो कि लोग खुश भी होते हैं मौसम जब खुशगवार होता है, लेकिन साथ जब पानी खड़ा होता है तो परेशानी भी सामने आती है और अगर पानी खड़ा रहे 3 से 4 दिन तो मजीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से हम बात करेंगे, कराची से हमें ज्वाइन किया है हमारे रिपोर्टर ने और उनसे जान लेते हैं कि अभी सूरत हाल क्या है। और हबीब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम हबीब। वालेकुम अस्सलाम सीमल, क्या हाल चाल है आपके, ठीक हैं आप? बिल्कुल, बारिश इस वक्त भी यहाँ पे कराची में जो है वो मैं वही कहने लगी थी कि मौसम अच्छा है, आप हमारा हाल चाल पूछ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग अभी लेकिन स्टूडियो में आप मेरी तरफ बारिश एंजॉय नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कराची में इस वक्त भी तेज बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। सही हबीब, चले बारिश तो तेज़ हो रही है, ऑब्वियसली एक तरफ पर तो ये कहा जाता है मौसम खुशगवार है, लोग एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन जब सिचुएशन हमने देखी गुज़िश्ता स्पेल्स में बारिश के और अब ये बताया जा रहा है कि ये स्पेल भी खासा परेशान कुन हो सकता है। तैयारी नज़र आई, शॉर्ट टर्म में कुछ किया जा रहा है, लॉन्ग टर्म तो बहुत बातें होती हैं। सर देखें, बातें तो हमेशा कराची के हवाले से होती रहती हैं। 5वां स्पेल कल ही जो है वो अख्तिताम पजीर हुआ और छठा स्पेल रात गए शहर में जो है वो दाखिल हो गया है। 5वें स्पेल से अब तक जो है वो निमट नहीं सकी थी इंतज़ामिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल आपने भी देखी, हमने भी देखी। सरजानी टाउन में कल भी जो है वो घुटनों पानी घरों के अंदर मौजूद था। जो यूसुफ गोड का इलाका है, अब्दुल रहीम गोड के इलाके हैं, सेक्टर 4B का इलाका है सरजानी टाउन का, वो बुरी तरह मुतासिर रहे। कल भी वहाँ पर इमदादी सरगर्मियाँ तो जारी रहीं, लेकिन पानी की पॉन्डिंग के हवाले से मतलब निकासी का कोई बंदोबस्त हमें नहीं दिखाई दिया। कल भी सरजानी टाउन में जब हम मौजूद रहे कोई खास इंतजाम वहाँ पे नहीं दिखाई दिया और अब जो है फिर शहर में गुज़िश्ता रात से तकरीबन 5 घंटे गुजर चुके हैं। बारिश का सिलसिला कभी हल्की कभी तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। तो इस वक्त फिर दोबारा जो है वो इलाकों की सूरत हाल अबतर से अबतर होने के जो है वो खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। महकमा मौसमियात ने 25 और 26 अगस्त को जो है वो शहर में तेज़ बारिशों की पेशगोई कर रखी है। तो आज 25 अगस्त है, बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ हुआ, लेकिन इंतज़ामिया के हवाले से अब तक जो है अगर हम देख रहे हैं सूरत हाल, कल नालों की सफाई का कुछ अमल जो है वो शहर में देखने में आया कि आगाज़ किया गया, लेकिन जो शहर की सड़कें हैं, जो गली महल्ले हैं, उधर जो सेवरेज का निज़ाम है उसमें जब तक सफाई नहीं की जाएगी, शहरियों का यही कहना है कि जब तक शहरियों को रिलीफ नहीं मिल सकेगा। शहर के मुख्तलिफ इलाके जिसमें नागन चौरंगी का जो बहुत बड़ा इलाका है, एक तरफ बफर जोन का एरिया है, एक तरफ नॉर्थ कराची के सेक्टर्स हैं डिफरेंट, वो सब जो एरिया है तमाम तर एरिया वहाँ पे घुटनों 4 से 5 फुट पानी जो है वो जमा हो जाता है। सरजानी टाउन की सूरत हाल बड़ी अबतर है, जमशेद टाउन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये इलाकों में जो है एक्चुअली सिचुएशन ये एग्जिस्ट करती है कराची में, लेकिन जो पीपल्स पार्टी के तर्जुमान हैं, सूबाई वज़रा हैं, वो ये कहते हैं कि सिर्फ सफाई मसला नहीं है, असल में बारिश बहुत ज्यादा हो रही है और बारिश ज्यादा हो रही है जिसकी वजह से पॉइंट्स और सीवरेज जो है वो आपका सिस्टम चोक कर जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा टाइम जब बारिश रुक जाती है तो पानी निकल जाता है। वो तो ये दावे कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल, बारिश तो इसमें कोई शक नहीं है कि ज़्यादा है, लेकिन देखें बारिशें हमेशा कराची में हमने देखा है कि इससे कबल भी होती रही हैं और इंतज़ाम हर साल हमें इसी तरह के देखने को मिले। हम जब शहरी हैं वो हमेशा यही मुतालबा करते हैं कि जब बारिशों के हवाले से महकमा मौसमियात जो है वो पहले से ख़बरदार कर देता है कि हर साल बारिशें जो है वो इतनी होने वाली हैं और एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा हैं, तो उसके हवाले से कुछ इंतज़ाम बर वक्त क्यों नहीं किए जाते। कई घंटों शहर की जो सड़कें हैं टूट के बाइस लंबी कतारें लग जाती हैं, 4 से 8 घंटे लोग जो है वो ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, अपने घरों को जाने के लिए शदीद मुश्किलात और परेशानी का सामना रहता है, इलाके डूब जाते हैं, लोग अपने घरों में महसूर होकर रह जाते हैं। ऐसी सूरत हाल से निमटने के लिए शहरियों का सिर्फ ये मुतालबा रहता है कि बारिश ज्यादा है, लेकिन कोई इंतजाम जो है वो ऐसे होने चाहिए कि बर वक्त शहरियों को जो है वो रिलीफ मिल सके। इंतजाम ऐसे होने चाहिए जो कि बर वक्त शहरियों को रिलीफ फराहम कर सके, लेकिन ऐसा देखने में नहीं आया। लॉन्ग टर्म इंतजाम की बात की जाती है, वो जब देखेंगे कि आम शहरियों को रिलीफ मिलता है या नहीं। बहुत शुक्रिया हबीब खान, आपने हमें आगाह किया तमाम सूरत हाल से। बिल्कुल सही। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और अगली खबर की तरफ चलेंगे। तब्दीली सरकार के 2 साल में नवाज शरीफ के 3 अदवार से ज्यादा कर्जा ले चुकी है।
ये कहा है शहबाज शरीफ साहब ने, जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और ऑपोजिशन ने इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तनकीद का निशाना बनाया, ना सिर्फ इस हुकूमत को बल्कि पुराना दौर जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का दौर था वो याद करते रहे, कुछ कंपैरिजंस किए, प्राइसेस के, इन्फ्लेशन रेट के ऊपर बात की। कायदे हिस्ब इख्तलाफ कल थोड़ा गुस्से में नजर आ रहे थे, खास गुस्से में थे ऑब्वियसली, क्योंकि एक तो वाइट पेपर जारी कर रहे थे और ये कहा जा रहा है कि 2 साल कारकर्दगी बदतरीन है, 72 साल में इस तरह से पॉलिसीज नहीं देखी जो 2 साल में हाल किया गया। उन्होंने कहा कि आपको दिखाते हैं पहले। आदमी की जिंदगी अजीरन हो चुकी, जिंदगी तंग हो चुकी है। नवाज शरीफ के पिछले दौर में 2014 से लेकर 2018 तक जो तारीखी तरक्याती और पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली के लिए जो इकदामात और जो मंसूबे बड़ी बरकरारी से मुकम्मल हुए, उसकी 72 साल में उसकी कोई दूसरी नज़ीर नहीं मिलती। बिजली वाफर मिकदार में मौजूद है। इस हुकूमत की नालायकी, नाअहली, बदतरीन इनकॉम्पिटेंस का नतीजा है कि आज बिजली की भी लोड शेडिंग होती है पाकिस्तान में। आज वो जो नया पाकिस्तान था, लोग आज पुराने पाकिस्तान को तरस रहे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि लोग तरस रहे हैं पुराने पाकिस्तान को। ऑब्वियसली उनकी पार्टी के हवाले से जो है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस की बात की। उनके साथ शाहिद खान अब्बासी साहब ने भी खासी बातें की हैं, वो भी एक और पहली दफा ऐसे हुआ कि वो इकट्ठे बैठे थे, काफी देर बाद ऐसे नजर आया। बिल्कुल, पार्लियामेंट में तो वो अक्सर ऐसे मुकालमात हम सुनते रहते हैं और कल भी आया, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहिद खान अब्बासी ने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। 1000 मेगावाट की जनरेशन पाकिस्तान में डीजल से होती है, जिसमें एक वफाकी वजीर का भी 250 मेगावाट का प्लांट शामिल है। 120 करोड़ रुपए योमिया आज पाकिस्तान में सर्कुलर डेट का इजाफा हो रहा है। बड़ी तशवीशनाक बात पाकिस्तान की तारीख में मैंने नहीं देखी कम अज कम, लेकिन हुकूमत बेखबर है और सिर्फ झूठ बोलने पर मजबूर है। सिर्फ 2 सालों में, हमारे 5 सालों में 462 का इजाफा हुआ, इस हुकूमत के 2 सालों में 1200 अरब रुपए का इजाफा सर्कुलर डेट में हो चुका है। मईशत के ऊपर बात हो रही है और इसी हवाले से कल वज़ीर आज़म साहब ने ट्वीट भी किया था एंड आई थिंक उसी के रिएक्शन में फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसका इनेकाद किया गया और आवाम के मसाइल के बारे में बात की गई। अब ऑपोजिशन आवाम की खैर ख्वाह है या हुकूमत है, ये तो तय नहीं किया जा सकता। कुछ फिगर्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, वही चीज़ें खोलकर सामने लेकर आ सकते हैं। इस पर हम बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुस्लिम लीग नून ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक इत्तेहाद नजर आया, स्पेशली जो ग्रुपिज्म नून लीग में कहा जाता था वो थोड़ा शायद तासुर गलत होता नजर आया, क्योंकि एक ही पेज पर नजर आए शाहिद खान अब्बासी भी थे वहां पर, ख्वाजा आसिफ भी थे। हुकूमती अरकान कहते हैं मुस्लिम लीग एक नहीं 3 है, तो क्या हुकूमती बयानिया आज गलत साबित हो गया? जी, पहली बात तो ये है कि जो आज शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जो फैक्ट्स एंड फिगर्स उन्होंने बताए हैं, जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है, जो बहुत बड़ा इशू है, आवाम के भी उमंगों के बरअक्स है और जो तवक्कात थी, जो वादे किए थे पीटीआई की हुकूमत ने, जो इमरान खान साहब ने कंटेनर पर खड़े होकर इलेक्शन कैंपेन में और उसके बाद मुख्तलिफ वक्फों से जो उन्होंने अहद व पैमान किए थे, वो चूँकि मुकम्मल नहीं हुए हैं, लिहाजा आवाम की तो चीखें निकल रही हैं। ख़ुद पीटीआई के वज़रा जो हैं वो भी कहते हैं कि जी अभी तो चीखें और निकलेंगी। तो जहाँ तक महंगाई से रिलेटेड और आवाम के मसाइल से रिलेटेड पार्ट है नवाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो तो दुरुस्त है, उसमें तो कोई झूठ नहीं है। महंगाई हुई है, गैस तेल की कीमतें बढ़ी हैं, आटे चीनी का बहरान है। कभी सोचा नहीं था कि इस हुकूमत के दौर में जो ये कहती है कि चीनी की कीमत प्रोडक्शन जो है वो 54 है और चीनी बिक रही हो 100 और 100 प्लस 110 तक यानी दुकानों पर, और यूटिलिटी स्टोर पर भी चीज़ें दस्तयाब ना हो, आटा जो है वो 35 किलो से 72 रुपये किलो पर चला गया हो। तो ये मसाइल तो अवामुन्नास के हैं, अवाम इससे सफ़र तो कर रही है। और चूँकि इस मुल्क की 80% से ज़्यादा अवाम जो है वो लोअर मिडिल क्लास या उससे भी नीचे, जिसको कहते हैं खतरे गुर्बत से भी नीचे हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ा अज़ाब है। तो जहाँ तक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये हिस्सा है और उस हवाले से जो फैक्ट्स एंड फिगर्स उन्होंने दिखाए हैं, उसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई झूठ है। वो तो एलिगेशंस, अगर आप उन्हें कहें कि वो इल्ज़ामात हैं तब भी वो ठीक है, अगर आप कहें कि उन्होंने एक फैक्ट शीट पेश की है तब भी ठीक है। बिल्कुल बुखारी साहब, आपकी बात बजा है। ऑब्वियसली महंगाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑब्वियसली इसके साथ साथ जिस तरह से सिमल ने भी जिक्र किया कि ये तमाम बातें तो अपोजिशन करती है, लेकिन बहुत अरसे बाद एक पेज पर नजर आई अपोजिशन। इस पर भी कुछ बताइएगा कि हुकूमत तो कुछ और कहती है कि ये डिवाइडेड नजर आई, लेकिन ऐसा कुछ आपको नजर आया? देखिए, ये
जमात में इख्तलाफात हैं, शरीफ फैमिली में इख्तलाफात हैं, ये कैंपेन आज की नहीं है, ये मुशर्रफ के दौर से भी पहले से चल रही है और शदोमत के साथ जारी है आज तक। लेकिन ना ही ख़ानदान में कोई ऐसी दरार हमारे सामने आई है कि हम ये कहें कि फैमिली डिवाइड हो गई है, और ना ही पार्टी के लीडरशिप के अंदर कोई ऐसा वाज़े क्लैश हमें नज़र आता है। और आज की जिस मीटिंग का आपने हवाला दिया, यकीनी तौर पे इसमें एक मैसेज यही था कि वो जिन धड़ों की बात की जा रही थी, उन धड़ों के रहनुमा जो है वो सारे एक टेबल के ऊपर बैठे हुए थे। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को डिवाइड करने की या इसके डिवाइड होने की बातें जो हैं ये बड़ी देर से मीडिया में, सोशल मीडिया में चल रही हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जब तक नवाज शरीफ साहब जिंदा हैं, इस पार्टी की क़यादत भी एक ही है जिसका नाम नवाज शरीफ है, वोट बैंक भी उसी का है, पार्टी भी उसी की है। लिहाजा आप ये देखें कि जो सबसे बड़ी बात हुई है कि जब से इक़्तिदार से बाहर हुए हैं नवाज शरीफ साहब, मुख्तलिफ़ किस्म के दावे किए गए थे। शेख रशीद साहब ने कहा था कि 82 MNA जो हैं वो मेरी जेब में हैं, MPs, वो हम किसी वक्त भी हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। किसी ने कहा 20 MNA मेरी जेब में हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं। आज तकरीबन 2 साल का अरसा गुजर गया है, एक भी कोई प्रोमिनेंट MPA या MNA पार्टी छोड़ के नहीं गया है। लिहाजा पार्टी एक है। जैसा मैंने कहा, जब तक नवाज शरीफ की सांसें चल रही हैं, इस पार्टी में इख्तलाफात की ख्वाहिशात की जा सकती हैं, लेकिन ग्राउंड पर ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो इसकी नफ़ी करते हैं। बिल्कुल सही। सलीम बुखारी साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद कि अगला सवाल पूछने से पहले मैं एक चीज़ आपको सुनवाना चाहूँगी, नाज़रीन आपको भी, कि वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान ने जब कल बात की तो उन्होंने कहा कि मुल्क को लूटने वालों को वाजिबुल कत्ल करार दे दिया जाए। उन्होंने कहा 35 बरस में लूटमार की इनका एहतसाब होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ बिजली, आटा, चीनी महंगी होने का एतराफ़ भी कर लिया। 35 साल मुल्क को बेदर्दी के साथ दोनों हाथों से लूटा और स्वाय लूटने के इनका कोई काम नहीं कर। जमहूरियत के नाम पे इस मुल्क को तबाह बर्बाद किया चोरों, डाकू, बदयांतों, बद किरदारों ने। उनका अगर होता है तो वो शोर क्यों चाहते हैं? वो डाकू हैं, वो चोर हैं, वो इस मुल्क के दुश्मन हैं, उन्होंने लूटा है इस मुल्क को, खून चूसा है इस गरीब कौम का। वाजिबुल कत्ल हैं वो लोग जिन्होंने इस मुल्क के साथ जुल्म किया है। जी सलीम बुखारी साहब, आपने ये सुना, क्या कहिएगा इस पर? क्या मतलब समझते हैं आप इस बयान का? देखिए, ये इस नौइयत के बयानात हम बहुत देर से सुन रहे हैं। शेख रशीद साहब, अगर आपको याद हो, उन्होंने भी इसी किस्म के बड़े बड़े फतवे जारी किए थे। और ये अब हमने जो सरवर खान साहब हैं उनकी तरफ से भी इसी किस्म का बयान देखा है। एक तो मैं सवाल पूछना चाहता हूँ इन दोनों ही वज़रा से कि क्या आपको याद है कि माजी के वो जो लूटर और डाकू और जो चोर थे, आप उनकी हुकूमतों में एक से ज़्यादा बार शामिल रहे हैं। तो एक तो आपको अपने आप को भी एहतसाब के लिए पेश कर देना चाहिए, क्योंकि अगर उन रजीम्स में डकैती और चोरी हुई है तो आप उसमें बराबर के शरीक थे। और दूसरी बात यह है, जिस मुल्क में आइनी हुकूमत हो, जिस मुल्क में कवानीन हो, जिस मुल्क में अदलिया हो, वहाँ इस किस्म के फतवे जारी करने का ना किसी को हक है और ना ये कानून के मुताबिक है। और अगर वो संजीदगी से चाहते हैं कि इसके ऊपर अमल हो, तो फिर उन्हें ये याद रखना चाहिए कि बहुत से लोग जो हैं वो PTI के अंदर भी ऐसे मौजूद हैं जिनके खिलाफ इसी किस्म के फतवे जो हैं वो जारी किए जा सकते हैं। तो इस किस्म की गुफ्तगू से इज्तनाब करना चाहिए कि मुल्क के आईन के भी ख़िलाफ़ हो, ज़मीनी हक़ाइक़ के भी ख़िलाफ़ हो। लेकिन बहरहाल चूँकि अब उनके पास हुकूमत है, चूँकि अब उनके पास मीडिया है, वो जो भी चाहते हैं वो कह के और चले जाते हैं। इसी तरह शेख रशीद साहब हैं, शेख रशीद साहब ने जितनी स्पेकुलेशंस की हैं 3,80,000 के करीब, उनमें से एक भी आज तक कभी सच साबित नहीं हुई। तो जहाँ तक बयानात का ताल्लुक है वो ये देते रहें, लेकिन इस किस्म के बयानात से जिनकी कोई बुनियाद ना हो या जिनके ज़मीनी हक़ाइक़ जिसके मुवाफ़क़ ना हो, उससे इज्तनाब करना ज़्यादा बेहतर है। ठीक है सलीम बुखारी साहब, आपने बिल्कुल सही मामलात हैं। इसके साथ साथ सलीम बुखारी साहब, एक और चीज़ जिसका जिक्र करना है, कल APC भी हुई थी और APC के बारे में कल बात कोई नहीं हुई। मतलब कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कोई APC का जिक्र नहीं हुआ। ऐसा क्यों आपको लगा? क्योंकि APC तो मेन चीज़ होती है अगर आपने अपोजिशन ने कोई स्टेप लेने हो। आपको लग रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब मना लेंगे नून लीग को, क्योंकि नून लीग का कोई इरादा नज़र नहीं आता? देखिए, APC जिस मकसद के लिए बुलाई जा रही है, अगर तो वो मकसद हासिल करने के लिए संजीदगी से कोई इस तरह की कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए वो तो और चीज़ है। लेकिन अब तक जो हमने देखा है, आपको याद होगा जब धरना दिया था मौलाना ने, तो उसके फ़ौरन बाद एक APC हुई थी, एक उससे पहले भी APC हुई थी, एक APC हुई थी जिसमें रैबर कमेटी तश्कील पाई थी, फिर एक APC जो है वो बिलावल भुट्टो साहब ने कराची में की।
दोनों ही होने वाली एपीसीज का बेड़ा गर्क जो है वो इसमें शामिल बड़ी जमातों ने किया है। जो मौलाना फजल रहमान की थी उसका बेड़ा गर्क किया पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलके। जो बिलावल भुट्टो की थी उसमें नून लीग ने सिद्दीक दिल्ली से ना जाके ना शिरकत करके उसका भी फिजल आउट हो गई वो। और अब ये जो तीसरी एपीसी की बात हो रही है, देखिए इस वक्त ये एक दूसरे पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। इस वक्त इनका इकट्ठा होना इनकी मजबूरी है, इसलिए कि हुकूमत की तरफ से भी बहुत प्रेशर है। और ये जिस तरह से मुकदमात हैं दोनों बड़ी पार्टियों की लीडरशिप के खिलाफ, तो मुझे नहीं लगता कि ये दिल से इकट्ठे होना चाह रहे हैं और एक एजेंडा लेके आगे चलना चाह रहे हैं। बहुत सी बातें की जा रही हैं, बहुत दावे किए जा रहे हैं दोनों तरफ से, पीपल्स पार्टी से भी और नून लीग से भी। लेकिन जब तक ये, जैसा मैंने पहले कहा, सिद्दीक दिल्ली से एक नेशनल लेवल पर कैंपेन चलाने के लिए एक साथ नहीं होंगे, किसी एपीसी का कोई फायदा नहीं और कोई एपीसी कामयाब होने नहीं जा रही। बिल्कुल सही सलीम बुखारी साहब, आपने सही निशानदेही की और हंसी भी आ रही थी कि हम तो शुरू से ही जिक्र कर रहे हैं कि ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो तो एग्जिस्ट करता है ऑपोजिशन में, एंड आई थिंक उसी की वजह से बहुत ओपनली वेलकम नहीं किया जाता है एपीसी के इन्विटेशन को या इन्विटेशन दिया जाता है। बिल्कुल सही। एनीवेज जी, हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और अब जिक्र कर लेते हैं शोहरा आफाक शायर अहमद फराज का, जिनकी आज 10वीं बरसी मनाई जा रही है। बदलते अदबी रुझानात के साथ उर्दू अदब के इस रोमानवी शायर की मुज़ाहमती आहंग से लबरेज शायरी आज भी अपनी तमाम तर तवानाई के साथ जिंदा है। शोहरा आफाक गज़लों के खालिक अहमद फराज की आज 10वीं बरसी है और अहमद फराज की शायरी का बुनियादी आहंग यूं तो रोमानवी था, लेकिन उन्होंने अपनी मुज़ाहमती शायरी से इंसान दोस्ती का बेलाग इजहार किया। उनका कलाम नौजवान नस्ल में बहुत मकबूल हुआ और साथ ही साथ नए लिखने वालों के लिए उनका असलूब एक रहनुमा का दर्जा रखता था। अहमद फराज को बहुत से लोग न सिर्फ इंस्पायर करते हैं बल्कि उनकी तर्ज पर लिखने की कोशिश भी करते हैं। अहमद फराज की खूबसूरत शायरी में जहां एक तरफ मुआशरे के दबे और कुचले हुए तबकात की इंसानी वकार को बहाल करने की ख्वाहिश नुमाया थी, तो वहीं दूसरी तरफ इंसानी जज्बों को भी उन्होंने मुख्तलिफ रंगों में महसूस करने की सलाहियत भी मौजूद रखी। शब में भी अपना पयाम रख दिया, उसने सुकूत शब में भी अपना पयाम रख दिया। हिजर की रात बाम पर माहे तमाम रख दिया। आमद दोस्त की नवीद कुए वफा में गर्म थी। आमद दोस्त की नवीद कुए वफा में गर्म थी। मैंने भी एक चराग सा दिल सरे शाम रख दिया। मिसाले दस्ते जुलेखा तपाक चाहता है। मिसाले दस्ते जुलेखा तपाक चाहता है। ये दिल भी दामने यूसुफ है, चाक चाहता फसाना वो भी करे क्या कि हर कोई सरे बज़्म। एक ज़बरदस्त शायर और आज की मेरे ख्याल में नौजवान नस्ल वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अबूजर एवरी 6 मंथ्स एक रिपोर्ट जारी की जाती है पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, और अक्सर औकात उसके फिगर्स और नंबर्स जो हैं वो दिल दहला देने वाले होते हैं। वो चाहे कत्ल की बात हो, अगवा की बात हो, ज़्यादती के वाक़यात हों, और सबसे ज़्यादा जिसका मुझे अफसोस होता है वो बच्चों के साथ ज़्यादती और बदफेली का। बिल्कुल, और ये हमने देखा गुज़िश्ता 6 महीने में पंजाब में ये वाक़यात बढ़े हैं और पुलिस इसके लिए क्या करी, इंतज़ामिया इसके लिए क्या करी, ये तो एक अपनी तरफ है सारा मामला। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक साल के पहले 6 माह की रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में रोज़ाना 35 अफराद अगवा, 11 कत्ल और 9 ख़वातीन ज़्यादती का शिकार होती हैं, जबकि सूबे में पहले 6 माह के दौरान 6448 अफराद अगवा हुए हैं। सूबे में रोजाना 35 अफराद के अगवा के वाक़यात भी रिपोर्ट हुए और इसके साथ साथ पंजाब में रोजाना 11 अफराद कत्ल, 9 ख़वातीन, 3 बच्चे
आप इमेजिन करें कि डेली बेसिस पर कहीं ना कहीं पंजाब में 3 बच्चे ज्यादती का शिकार हो रहे हैं। सूबे में 1 जनवरी से 30 जून तक 6,448 अफराद अगवा हुए, जबकि पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक इसी 6 माह के दौरान 2,000 से ज्यादा अफराद कत्ल हुए, 1,500 से ज्यादा खवातीन की इस्मत दरी की गई। और इसके साथ साथ रवां साल के पहले 6 माह के दौरान 670 से ज्यादा बच्चों से ज्यादती के वाक़यात रजिस्टर्ड हुए हैं। तो ये है वो नंबर जिसके लिए हमें परेशान होना चाहिए बहुत ज़्यादा, और इसके लिए हमें फैमिलीज़ को, मीडिया को, सबको अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए कि क्या वाक़यात क्यों ऐसे बढ़ रहे हैं और इसके पीछे क्या अनासिर हैं, फिर इनका हल क्या है, इनके लिए सज़ाएं कैसे देनी है। तो पंजाब में जिस तरह से हमने बताया आपको 2019 तक बच्चों से ज़्यादती के कुल 1024 मुकदमा रजिस्टर हुए थे, जबकि लाहौर में सितंबर 2018 से मार्च 2019 तक बच्चों से ज़्यादती के 152 मुकदमा अब तक रजिस्टर हो चुके हैं। पंजाब में 905 बच्चे और 411 बच्चियां ज़्यादती का निशाना बनी। इनमें से 11 बच्चे और 10 बच्चियों को रेप के बाद कत्ल कर दिया गया। 2018 से 19 की अगर हम बात करें तो पंजाब के शहर गुजरांवाला में 72 बच्चों से बदफेली की गई, 50 बच्चियों से ज्यादती के केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 1 बच्चे को कत्ल किया गया। फैसलाबाद रीजन का अगर जिक्र करें तो 60 बच्चों से बदफेली, 15 बच्चियों से ज्यादती के केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 1 बच्ची कत्ल हुई। मुल्तान रीजन का जिक्र करें तो 36 बच्चों से बदफेली और 13 बच्चियों के साथ ज्यादती के केसेस रिपोर्ट हुए। भावलपुर रीजन में 38 बच्चों से बदफेली, जिसमें 20 बच्चियों के साथ ज्यादती के वाकयात रिपोर्ट हुए। और 2017-18 की रिपोर्ट के मुताबिक एक और मामला 60% केसेस में बच्चे को हरासा करने वाले करीबी लोग थे या फिर ख़ानदान के अफराद थे। तो ये है वो क्वेश्चन मार्क जिस पर हमें मजीद काम करना होगा कि मजीद जिस तरह से बात की जाती है कि अक्सर ऐसा देखा है कि रिश्तेदार ही होते हैं या फिर करीबी लोग होते हैं, मोहल्लेदार होते हैं जो कि इन लोगों के पीछे होते हैं या फिर वो खुद इसमें मुलविस होते हैं। तो ये बहुत होशरबा इंकशाफात हैं। साल 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक भी बच्चों के अगवा के 1039 वाक़यात सामने आए, जबकि लड़कियों के साथ रेप के 467, लड़कों के साथ रेप के 366, ज्यादती की कोशिश के 206 वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं। लड़कों के साथ इज्तमाई रेप की अगर बात करें तो 180, लड़कियों के साथ इज्तमाई रेप की बात करें तो 158 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। जिस खौफनाक तादाद में बच्चों से ज्यादती के केसेस सामने आ रही हैं, लगता है जैसे हमारे मुआशरे में बच्चों की परवरिश के लिए सबसे भयानक तरीका जो है वो ऑप्ट किया जा रहा है। और अबूजर मैं जिक्र करूं, ये जो सारे नंबर्स, जो रिसर्च बेस्ड नंबर्स हमने आपके साथ शेयर किए हैं, ये पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक हैं और ये वो रिपोर्ट्स हैं जो रजिस्टर हुई, यानी कि वो पेरेंट्स जिन्होंने हिम्मत की, पुलिस को रिपोर्ट की और वो मंजर आम पर आ गई। अब यकीन जानिए इससे कहीं ज्यादा तादाद एक्चुअल नंबर्स की होगी जो रिपोर्ट ही नहीं होते, जो विक्टिम होने के बावजूद अपने आप को मुजरिम तस्वुर करते हुए अपना नाम बचा लेते हैं कि हाँ अपने आप को गिल्टी फील कर रहे होते हैं। मतलब ये सबसे ज्यादा अलमिया है हमारी सोसाइटी। बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें लोग बात ही नहीं करते हैं और यही चीज़ हमें देखनी होगी। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा कि जब कोई इस तरह की रिपोर्ट सामने ना आए, कोई वाक़या सामने ना आए। और ख़ासकर अगर हम बच्चों का जिक्र करें कि बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात जिस तरह से बढ़ रहे हैं और मज़ीद ये भी बात सामने आती है कि रिश्तेदार होते हैं, मोहल्लेदार होते हैं, तो वालिदैन का भी वालिदैन का भी किरदार है इसमें कि वालिदैन अपने बच्चों को बताएं कि आपने कैसे बचना है इन खतरनाक मुजरिमों से। तो इसके लिए भी हमें आवाज़ उठानी चाहिए। बिल्कुल सही। और इस पर हम बात करेंगे, हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात, जो हमें बताएंगे कि कहाँ तरबियत में कमी है और क्यों इस तरह की वाक़यात की तादाद बढ़ती जा रही है। डॉक्टर जहां आरा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये और ये डिस्कस करना भी बड़ा ज़रूरी है कि सबसे पहले तो ये तायुन कर दीजिए कि जिम्मेदारी किसकी है। हम हर चीज़ सिस्टम, पुलिस, हुकूमत के ऊपर डाल देते हैं, लेकिन 60% करीबी लोग, ख़ानदान के लोग बदफेली, ज्यादती और रेप केसेस में इन्वॉल्व होते हैं। क्या वजह है, कहाँ जा रही है हमारी सोसाइटी? देखिए, जिम्मेदारी उन्हीं की है ना जिनके बच्चे हैं। सबसे पहले तो दे हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे यहाँ पे एक्चुअली ये है कि बच्चों को बस समझा जाता है कि अब पैदा हो गए हैं तो ये पल भर भी खुद ही जाएंगे। और हमारी सोसाइटी के अंदर जिम्मेदारी माँ बाप के अलावा वो जो समझी जाती है वो बाकी रिश्तेदार भी इक्वली जिम्मेदार समझे जाते हैं पालने पोसने में। जैसे कि खाला भी पाल सकती है, चची भी पाल सकती है, बाकी फूफू के पास भी हो सकते हैं।
और ये मैं उन एरिया से, उन फैमिलीज की बात कर रही हूँ जहाँ पे खवातीन ज़्यादातर वर्किंग वुमेन भी नहीं, और जॉइंट फैमिली सिस्टम है। अब आप देखें जितने भी केसेस रिपोर्ट हुए, जैसे अभी आपने कहा ना कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि रिपोर्ट ही नहीं हुए होंगे, और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि विक्टिम होने के बावजूद उन्होंने कोई भी चीज़ मंजर आम पे लानी मुनासिब नहीं समझी होगी। ये वो फैमिलीज हैं जो कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में होते हैं, और वो फिर भी कहीं ना कहीं पे अपने लव्ड वन को ही सपोर्ट कर रहे होते हैं, या फिर खामोश हो जाते हैं मुआशरे से डर के, या फिर मुआशरे से, फैमिली से, या हमारा सिस्टम इन चीज़ों से। अब जो अपने रीजंस कॉजेज पूछ रही हैं आप, देखिए मेन कॉजेज है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपका बच्चा आपका है, और जब आप ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, क्योंकि देखिए आप सोशल मीडिया से क्या मुराद है? माँ बाप तो कहते हैं हम खाना पीना भी पूरा कर रहे हैं, हम स्कूल भी भेज रहे हैं, हम ट्यूशन भी भेज रहे हैं, हम बच्चों को खेलने के लिए भी टाइम देते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम पूरी ले रहे हैं। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी से मतलब क्या है? देखिए ये तो एक, क्योंकि बच्चे अपनी मर्जी से दुनिया में नहीं आते हैं ना, तो जब वो आ जाते हैं तो उनका पालना पोसना, खिलाना पिलाना तो एक उनकी जिम्मेदारी बनती है माँ बाप। उसके साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम चीख के कह रहे होते हैं हर फोरम पे, कि आपने एक तो बच्चों को एजुकेट करें, बच्चों को बता दें बेसिकली कि व्हाट इज़ अर्जेंट, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, कौन से ऐसे लोग हैं कि जिनके पास आपने, जिन पे ट्रस्ट करना है, कौन से ऐसे लोग हैं कि जिनसे आपने डिस्टेंस करना है, कौन से ऐसे रिलेशनशिप्स हैं कि जिनके साथ यू कैन स्पेंड टाइम। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग इशू ऐसा है तो इस पर हमें बात भी करनी चाहिए ओपनली। आपने कहा कि आप खुद वालिदैन बता दें कि कौन से लोग ऐसे हैं, फिर आप ये भी कह रही हैं कि रिश्तेदार ही होते हैं, कोई सगा रिश्तेदार, मामा चाचा या कोई भी करीबी रिश्तेदार हो सकता है, तो पेरेंट्स को तो नहीं पता होता कि ये इस शख्स के पीछे कोई दरिंदा है जो कि ऐसा काम कर सकता है, और वो तो जब बात सामने आती है तो ऑब्वियसली या फिर खामोश हो जाते हैं या फिर परेशान होकर चुप कर जाते हैं। तो फिर आप कैसे आइडेंटिफाई करें? तो पेरेंट्स हैं जो कि बताएं कि किस तरह से रोका जाता है अपने बच्चे को, या पीछे बचाना कैसे है? हमें किसी को भी पता नहीं होता कि ये बहुत से केसेस हैं जिसके ऊपर बाप की तरफ से रिपोर्ट्स मेंशन की गई हैं, ठीक है। तो अब आप बाप को तो कोई भी माँ मेंशन नहीं कर सकती कि इसमें एक दरिंदा छुपा हुआ है ना। बेसिकली आपने काम अपने बच्चे पे करना है, बेसिकली आपने अपने बच्चे को इतना ज्यादा स्ट्रेंथ देनी है कि वो किसी भी बात, किसी भी इशू को फौरन से मंजर-ए-आम पे ले जाए। इसमें आपको बच्चे को वोकलिस्ट करना होगा, और वोकलिस्ट कब होता है? जब आप शेयरिंग करते हैं। हम तो यहाँ सोसाइटी में टैबूस बना लेते हैं। देयर आर स्पेसिफिक वर्ड्स जो हमें लगता है हमें बच्चों के सामने नहीं बोलने चाहिए, बच्चों को नहीं बताना चाहिए। गुड टच, बैड टच का कॉन्सेप्ट ये इतना ज़रूरी है जो वेस्टर्न सोसाइटीज़ में बहुत ज़बरदस्त है कि आपकी विल के बगैर नोबडी कैन टच यू on any part of your body, not even on face, because that counts in harassment as well. हम वो बात ही नहीं करते। मतलब मैं अगर यहाँ पर हम लोग ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो a few people will think कि ये it's too bold कि हम इस टॉपिक को सुने, and they'll switch, या वो कहेंगे कि यार देखो ये कैसी बातें कर रहे हैं। हाँ। ये टैबूज क्यों है हमारी सोसाइटी? देखिए ये तो अब जिसे कहते हैं ना, जनरेशन टू जनरेशन चीज़ें शिफ्ट हो चुकी हैं, पैराडाइम्स हैं हमारे, इनको शिफ्ट करने की ज़रूरत है। दिस इज अ राइट टाइम। देखें जब आपको याद होगा ज़ैनब का जो केस हुआ था, बिल्कुल उसके बाद हर फैमिली जो थी वो इस चीज़ पे मजबूर हो गई थी कि नहीं, कुछ अर्सा बहुत सा मैंने लोगों को ऐसे देखा कि उन्होंने बहुत सारे मेजर्स लिए भी, लेकिन उसके बाद फिर रूटीन पे चीज़ें आ गई हैं। दोपहर को बच्चियाँ जैसे मार्केट में, मैं खुद देखती हूँ, रात को अगर मैं 8 बजे 9 बजे कहीं से आ रही होती हूँ तो बैग्स डाले होते हैं, 2-3 छोटी छोटी बच्चियाँ बच्चे जो हैं वो बाहर से कहीं ना कहीं से पढ़ा के आ रहे होते हैं, और मैं ये सोचती हूँ कि यार अभी भी इसकी माँ के दिल में कहीं पे ये गुंजाइश मौजूद है कि इनको कुछ नहीं होगा, ये टीवी पे जो चल रहा है ये कुछ और दुनिया है। पेरेंट्स के लिए एक्चुअली ये लम्हा फिक्री है, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है कि कुछ अर्सा, अच्छा पेरेंट्स को मैं हमेशा ये कहती हूँ ये एक स्पेसिफिक टाइम है, आपने सारी उम्र उनके साथ नहीं चलना, लेकिन 12 साल तक एटलीस्ट, 2 से 12 साल तक का ये वो टाइम होता है जिसमें यू हैव टू ऑब्जर्व योर चिल्ड्रन, यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। बिल्कुल, आपका एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना चाहिए, आप उनको इतनी स्पेस दें कि बच्चा घबराए ना। अब देखिए अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में बच्चा सबसे ज्यादा जहाँ पे हेजिटेट फील करता है वो पेरेंट्स हैं, जो उनको बात अपने दिल की सबसे ओपन उनके साथ होना चाहिए। और सेकंड कहाँ पे हेजिटेट फील करता है? टीचर के साथ, जबकि यही दो ऐसे फोरम है दुनिया में जहाँ पे दे हैव टू टॉक, दे हैव टू ओपन। अच्छा, इसके लिए आपने जिस तरह से जिक्र किया है, ऑब्वियसली गुड टच बैड टच की बात हम कर रहे हैं कि किस तरह से पेरेंट्स बताएं, और ये उनको मालूम होना चाहिए कि पहले तो ये है क्या, पेरेंट्स को भी तो पहले पता हो, फिर जब उनको तो पता ही नहीं लगता बच्चे के साथ क्या हो रहा है, रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, और बच्चा बेचारा बड़ा होकर साइकोलॉजिकल कोई उसको प्रॉब्लम मेंटल हो जाती है, या फिर वैसे भी वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। अब
इसका हल ऑब्वियसली आपने कहा बाहर की दुनिया से तो हम बचा सकते हैं कि उसको बाहर ना जाने दो, इसको आप बचाओ, सिक्योर करो, लेकिन अगर घर में ही अगर ऐसा मामला हो तो बच्चे को ये अवेयर करना कि बेटा या बेटी आपको किस तरह से आपको बचना है, कब आपको ये चीज़ समझनी चाहिए, इसके लिए पेरेंट्स को भी अवेयर होना चाहिए, फिर ही वो बच्चों को बताते हैं ना। तो इस बारे में कुछ बताइए। देखिए, पेरेंट्स को जो है वो बेसिक अवेयरनेस तो नेचुरली एक अल्लाह ताला की तरफ से जब औरत माँ बनती है ना तो वो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव होती है अपने बच्चे के बारे में। जॉइंट फैमिली सिस्टम में खुद आ जाती है जी, और जॉइंट फैमिली सिस्टम में यूजुअली ख़वातीन मेरे साथ आके ये कंप्लेन करती हैं, देखिए मैडम फिर वो दादी बुरा मानती है, नानी बुरा मानती है। अब ये यहाँ पे ये वो एक क्रूशल मूवमेंट है जहाँ पे पेरेंट्स का अपने राइट का इस्तेमाल करेंगे और वो यहाँ पे अब स्टैंड लेंगे, ठीक है, कि इस लिमिट तक हमारा बच्चा जो है वो हम उसको अलाउ करते हैं कि वो फलाने को मिले, उसके रूम में जाए या कोई हमारे रूम में आए या बच्चों के साथ इंटरेक्ट करे। लिमिटेशन जो है वो पेरेंट्स ने खुद जो है वो बाउंड्रीज खुद उन्होंने डिफाइन करनी है। ठीक है, बच्चा डिफाइन नहीं करेगा। बच्चा तो मैं आपको बताऊं वो तो प्रेशराइज हो जाता है ना, पेरेंट्स को अवेयर होना बहुत जरूरी है इसके लिए। एग्जैक्टली, बच्चों की 12 साल तक के बच्चों की जो बाउंड्रीज हैं वो पेरेंट्स ने डिफाइन करनी है और वो उन्होंने बच्चों को बता देना है कि जो भी उस बाउंड्री को क्रॉस करेगा उस पे आपने शोर मचाना है। बिल्कुल। और ये शोर मचाने वाला एलिमेंट बड़ा बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन इसमें होता क्या है, फिर हमारे सोशल नॉर्म्स आ जाते हैं, फिर हम ये कहते हैं रिश्तेदार है, एक ही खानदान है, अब इस पर क्या बात करें, एंड पीपल जनरली लेट इट गो, ऑल्दो इट्स अ बिग थिंग। हम रेप केसेस की बात नहीं कर रहे, बिल्कुल पेटी इश्यूज पर भी अगर हम आ जाएं, हैरासमेंट की बात कर रहे हैं, गुड टच बैड टच की बात कर रहे हैं, एंड पीपल लेट इट गो कि कोई बात नहीं, हम खुद ख्याल कर लेंगे, अगले को ब्लेम नहीं करना। ऐसा क्यों है? ये नहीं होना चाहिए। सबसे पहला जो इसके अंदर चीज़ है वो ये कि बच्चा क्योंकि एक वीक है, एक इंडिविजुअल ना, विक्टिम जो है, जो भी बच्ची है या बच्चा है, उसकी बात को पहले तो 10 लोग घर में से आके कह देते हैं कि नहीं, हाँ कि नहीं ये हमारा ये तो उस दिन भी इसने ये कहा था और ये ऐसा, जिसपे पेरेंट थोड़े शेकी हो जाते हैं, यू नो। अब एक कहीं पे एक चचा या ताया खड़ा है या मामू खड़ा हुआ है, इल्जाम लग रहा है, और कहीं पे एक जो है वो 4, 5, 6 साल का बच्चा है, तो वहाँ पे कुछ तो जो शेकी जो एटीट्यूड होता है वो पेरेंट्स का होता है। अगर वो वहीं पे वो क्रूशल मोमेंट पे ही स्टेप ले लें तो वो जो बच्चा है वो दोबारा विक्टिम नहीं बनेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं पेरेंट्स आर बिहाइंड मी। अब ये वो क्रूशल मोमेंट होती है जहाँ पे पेरेंट्स जो है वो सपोर्टिव नहीं होते यूजुअली, एंड दे ऑलवेज प्रेफर द रिलेशनशिप। वहाँ पे फिर वो जो बच्चा होता है ना वो समझें कि अब ही इज अ वीक विक्टिम, ये कहीं पे भी जो है वो मैनिपुलेट हो सकता है। और वो मदरसे में वो मतलब आपके जो विकारी साहब हैं कहीं पर भी, मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, कहीं पर भी। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने जिक्र किया, ऑब्वियसली ये बड़ा अच्छा है कि आपने कहा कि बच्चों को पहले ही बता दिया जाता है, ये बता दिया जाना चाहिए और शोर मचाना चाहिए, बात करनी चाहिए इसके ऊपर। अच्छा, इसके अलावा एक और मामला है, जिस तरह ऑब्वियसली आपने ज़ैनब केस का भी जिक्र किया, रिश्तेदारों के से बाहर निकल आए, मोहल्लेदारों पे आ जाएं या कोई गैर हो जाए, उस पर भी जब मालूम होता है, पुलिस पकड़ती है, इल्ज़ामात के बाद मुजरिम साबित हो जाता है वो शख्स, सज़ा का कितना अमल दखल है बाकी मुजरिमों को रोकने के लिए? क्योंकि सज़ाएं मिली हैं, यहाँ पर हमने सज़ाएं मौत होती भी देखी है इमरान को, लेकिन उसके बाद केसेस कम नहीं हुए। इसकी क्या वजह है? उस तरह से नजर नहीं आया कि रेशो कम हो। ये क्या वजह है? साइकोलॉजिकली क्यों नहीं लोग कम होते हैं? क्योंकि जब तक देखें आप किसी भी चीज़, पनिशमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे रिवॉर्ड और पनिशमेंट ही है साइकोलॉजी में। आप या रिवॉर्ड से आप चीज़ों को कंट्रोल करते हैं या पनिशमेंट से करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, लॉ की इम्प्लीमेंटेशन जो है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लॉज बनाना और फिर लेकिन आदि मुजरिम भी तो होते हैं, एक दफा किया सजा काटे फिर आए फिर किया। वहाँ पे ये कि आपने असेसमेंट, हाँ वहाँ पे ये कि फिर आपने क्या एक जुर्म के बाद उसको वैल्यूएट किया, उसको असेस किया, आपने उसका क्या इलाज किया, कि आपने उसको अंदर ढके रखा और उसके बाद फिर 4 साल बाद वो बाहर आए। अब वो बाहर आके आपको पता है वो क्या करेगा, वो ज्यादा डिवोर्स जिसे इफेक्ट्स हम कहते हैं, बहुत इफेक्ट होते हैं उसके, वो फिर वो कहेगा कि इससे ज्यादा क्या होगा, मैं एंजॉय करता हूँ उसके बाद में, क्योंकि दैट इज समथिंग बिहाइंड इन योर माइंड जो कि आपकी आपको पुश कर रही होती है। बहुत ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिसमें सेटिस्फेक्शन ही दूसरे को तकलीफ देके होती है। बिल्कुल सही, तो आई थिंक आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आपने बड़े जबरदस्त पॉइंट्स पे हाईलाइट किए, लेकिन वहीं पर अबूजर आई पर्सनली फील कि हमारे लॉ अमेंडमेंट होनी चाहिए, लॉज मजीद सख्त होने चाहिए। आपको पता है रेप के बाद अगर वो बच्चा या बच्ची कत्ल हो जाए तो ही आपके ऊपर एक्सट्रीम सजा लगती है, अदरवाइज रेप के ऊपर आपको 3 से 4 साल की सजा और उसके बाद आप बाहर, और ऐसा हुआ है। तो मेरे ख्याल से विक्टिम्स को जो है 7 इयर्स में भी अगर कहा जाता है कि 7 साल तक सजा होती है तो आपको काटने तो उतने ही पड़ते हैं 3.5-4 साल। तो बेसिकली आपको सजाएं सख्त करनी पड़ेंगी, पेरेंट्स को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। कंक्लूडिंग मैसेज आपका क्या होगा डॉक्टर साहब? देखिए मेरी ये रिक्वेस्ट है पेरेंट्स को कि जागें,
अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना शुरू कर दें, अपना रूटीन, वी ऑल आर वर्किंग ना, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि सबसे ज्यादा जो निगलेक्टेड आपका एरिया हो घर में वो बच्चे हों। अपने आप को अपने बच्चों के साथ इन टच रहें। बहुत मॉडर्न दौर है, अपने बच्चों की एक्टिविटीज पे नजर रखें। एट टाइम क्या होता है कि बच्चों की एक्टिविटीज से ऑब्जर्व कर लेते हैं, या उनके मूड से आपको समझ आती है कि बच्चा ठीक है या नहीं है। बिल्कुल, एग्जैक्टली, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे के पे यूजुअली कंप्लेन होती है कि मूड स्विंग्स हैं बच्चे की, तो उस मूड स्विंग्स के पीछे एक स्टोरी होती है। तो बी विजिलेंट, बी अ विजिलेंट पेरेंट, जागें और ऑब्जर्व करें। ठीक है, बिल्कुल सही। कोई दिन में 15-20 मिनट भी आप अपने बच्चे से बात कर लेंगे तो आपको पता होगा कि उसके माइंड में चल क्या रहा है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा फॉर बीइंग विद अस। एंड ये वो लम्हा है जब हमें सबको उठने की जरूरत है, जागने की जरूरत है, एक्चुअली विजिलेंट और बात करने की जरूरत है अपने बच्चों के साथ। एक ब्रेक, फिर मिलते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, एक और खबर बैनुल-अक़वामी दुनिया से जो कि फुटबॉल के जो फैंस हैं उनके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी कि पैराग्वे में रोनाल्डिनियो और उनके भाई को जाली पासपोर्ट पर सफ़र करने के इल्ज़ाम में जब गिरफ्तार किया गया था। रोनाल्डिनियो जो ब्राज़ील के बेस्ट प्लेयर थे 2002 में, उन्होंने ब्राज़ील को वर्ल्ड कप जिताने में भी अहम किरदार अदा किया। उनको सज़ा हुई थी और जब सज़ा हुई 5 मंथ्स के लिए वो जेल हुए, और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि वो 1 महीना जेल के अंदर है, जबकि 4 महीने डिटेंशन सेंटर जो कि एक होटल था, 5 स्टार होटल, उसमें उनको रखा गया था। और आप देखिए कि वो उनको एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था और फिर उसके बाद सजा खत्म होने के बाद अब वो वापस आ गए हैं या जी अब सजा खत्म हो चुकी है। अब सजा खत्म हो चुकी है, 5 महीने की सजा काटी है उन्होंने, और 40 साल साबिक वर्ल्ड कप फाते दुनिया के किसी भी मुल्क का सफ़र करने के लिए आज़ाद हैं, क्योंकि 5 मंथ जो है उन्होंने सजा काट ली। उन्होंने दुख का इज़हार किया, उन्होंने कहा कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ था जब मैं यहाँ पर गया, तो मेरे लिए ये खुद हैरानकुन बात थी कि मेरे जो क्योंकि उनका पासपोर्ट नहीं था अवेलेबल, तो वो डॉक्यूमेंट्स पर गए थे पैराग्वे, लेकिन जब वहां पर पहुंचे तो ये कहा गया उनको कि आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जिसने मुझे बुलाया था उसी ने मुझे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए थे, इसलिए मेरे साथ भी ज्यादती हुई। लेकिन एनीवेज 5 मंथ्स हो गए। लेकिन आप देखें कि सेलिब्रिटी हो या आप स्पोर्ट्स प्लेयर हो, रूल ऑफ लॉ के ऊपर कोई शख्स नहीं। और इसके साथ साथ एक और चीज है, 9 करोड़ की अदायगी भी गलत काम कर रहे हैं, हाँ अदायगी भी की, और आप कोई भी गलत काम कर रहे हैं, किसी भी जुर्म में मुलव्वस हो रहे हैं, तो सजा तो आपको भुगतना पड़ेगी। यू कैन नॉट गेट अवे विद एनीथिंग। अगर आप सेलिब्रिटी हैं या 9 करोड़ का उन्होंने जुर्माना भी दिया है और सजा भी काटी है, डिटेंशन सेंटर में भी रहे हैं। तो यही बात है कि जहां पर कानून की हुक्मरानी हो, जहां पर गलत हो, उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही। एनीवेज जी, मूविंग फॉरवर्ड, एक और अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर करेंगे। आपने वो पूरा इंसिडेंट आपको याद होगा कि पबजी की वजह से खुदकुशियां हो रही थी, जिसके बाद पुलिस ने रिकमेंड किया कि पबजी को बैन कर देना चाहिए। उसके बाद एक बड़ा मुकदमा हुआ, पबजी ने अपने लॉयर्स यहाँ पर अपॉइंट किए, हर चीज़ क्लियर हुई और पबजी को अनबैन कर दिया गया विद रिस्ट्रिक्शंस, कुछ चेंजेस और अमेंडमेंट्स के साथ। लेकिन एक और अफसोसनाक हादसा कल वाकया पेश आया जब लाहौर में एक और नौजवान ने इस गेम की वजह से खुदकुशी की। जी, तो ये नौजवान है जो हरबंसपुरा लाहौर से उसका ताल्लुक है और इस नौजवान ने खुद को अब ख़त्म कर लिया। लवाकिन का ये कहना है कि ये बच्चा गेम से इंस्पायर होकर खुद को कमांडो बनाना चाहता था, और कमांडो बनने की इस कोशिश में उसने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था। घर के अंदर एक कमरे में वो कैद था और वहाँ पर वो प्रैक्टिस करता रहता था कमांडो बनने की। जब घर वालों ने उसको मना किया और इसको रोका कि ऐसा काम मत करो, तो इस बच्चे ने खुदकुशी कर ली, जो कि इंतहाई कदम उठाया उसने। और ऑब्वियसली ये अब रिपरकशंस हैं जो कि शायद गेम की वजह से हैं या कुछ को और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि एक और जान चली गई। बिल्कुल, एक और जान चली गई। लेकिन देन अगेन बात वही आ जाती है कि हम अपने बच्चों का ब्रॉटअप कैसे करते हैं, साइकोलॉजिकली उनको स्ट्रॉन्ग कैसे करते हैं, कॉन्फिडेंस कैसे देते हैं कि वो इस तरह के बुज़दिलाना इक़दाम ना उठाएं। बहुत अफसोस हुआ जी, एंड आई रियली होप कि घर वालों को अल्लाह ताला जो है वो सब्र दे, एंड आई होप कि बच्चे रियलाइज़ कर लें कि ये इंतहाई कदम उठाने से उनको कोई फ़ायदा नहीं। और ये एक वीक में दूसरी ऐसे इंसिडेंट है जो कि सामने आया, तो हम उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर मज़ीद काम भी किया जाएगा, इसको और स्टडी होगी, रिसर्च होगी, और ऐसे कदम ना उठाए जाएँ, इसके लिए मज़ीद काम होगा। बिल्कुल, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर हाजिर होंगे। किया है और इसकी दावत वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने उन्हें दी थी, और अब ये वफ़द इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद। जी बिल्कुल, इस दौरे के हवाले से और ये जो वफ़द पाकिस्तान पहुंचे, इसके क्या मकासद हैं, क्या हासिल हो सकता है इससे पाकिस्तान अफगानिस्तान, और इस खित्ते पर इसके क्या असरात होंगे, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़कियाकार सलीम साफ़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सलीम साफ़ी साहब। वालेकुम अस्सलाम। साफ़ी साहब, ये तालिबान का जो वफ़द पाकिस्तान आया है, क्या कहते हैं आप, आपके ख्याल में कितने इसके अच्छे असरात हो सकते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात के लिए, और इसके साथ साथ जो खित्ते पर इसके गहरे असरात होंगे?
देखिए, एक तो जो अफगानिस्तान में जंग है उसके बाद वजह से अफगानिस्तान के बाद अगर कोई मुल्क सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है तो वो पाकिस्तान है। इसलिए पाकिस्तान की ये ख्वाहिश और कोशिश है कि अफगानिस्तान में अमन आ जाए जी। और अफगान कज़िये का कोई पॉलिटिकल हल निकल आए। अब पहले मरहले पे जब अमेरिका और तालिबान की डील हो रही थी जी तो वो तो अमेरिकी भी मानते हैं और डोनाल्ड ट्रंप से लेकर ज़ल्मे खलीलजाद तक उस हवाले से पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़ कर रहे हैं कि उसमें पाकिस्तान ने अपना जो असर रसूख था तालिबान पे उसको पूरी तरह इस्तेमाल किया। लेकिन अफगानिस्तान में पायदार अमन तब आ सकेगा कि जब इंट्रा अफगान यानी अफगानों के आपस में मुज़ाकरात कामयाब हों। बिल्कुल। अब उसके लिए तालिबान ने ये शर्त रखी थी कि वो तब अफगान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करेंगे कि उनके कैदी रिहा कर दिए जाएं। और अमेरिका के साथ जो डील हुई है उसकी अहम शर्त ये भी है। तो बदकिस्मती से पहले अफगान हुकूमत के अंदर चूंकि ऐसे अनासर मौजूद हैं कि जो स्पॉइलर का किरदार अदा करते हैं, तो उनकी तरफ से उन कैदियों की रिहाई में ताखीर की गई और फिर जो 4000 तो रिहा किए गए, लेकिन कुछ कैदियों के बारे में ये बात रखी गई कि वो अफगान सदर ने कहा कि उसके लिए वो लोया जरगा बुलाएंगे। तो अगर से लोया जरगा ने भी उनको इजाजत दे दी और उसके हक में जी। लेकिन अब सिर्फ चंद अफराद हैं जो कुछ फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जो उनकी रिहाई पे उनको भी एतराज है। जी। अब उनकी आड़ लेके अशरफ गनी साहब की हुकूमत उनको रिहा नहीं कर रही है और तालिबान उसका मुतालबा कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो पाकिस्तान दोनों तरीकों के साथ रास्ते में है जी। अफगान हुकूमत को भी कन्विंस कर रहा है कि वो तालिबान के मुतालबात पूरे करें और तालिबान के साथ भी रास्ते में है कि वो तालिबान को मुज़ाकरात के लिए आमादा करे। तो ये आज जो उनका वक्त आया है ये उस सिलसिले की कड़ी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं साफी साहब, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। पाकिस्तान की पोजीशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये आपसी उनके जो ताल्लुकात हैं उसमें पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर सके। लेकिन वहीं पर इस वक्त के आने का मकसद अफगान पाक ट्रेड का भी है। आप क्या समझते हैं ये दौरा उस हवाले से क्या कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए? देखिए, अफगानिस्तान में जाहिर बात है कि इससे पिछले सालों में अफगान हुकूमत के भी ताल्लुकात बड़े कशीदा रहे और अफगान हुकूमत को ये शिकायत रही कि ये एक तो पाकिस्तान को वो सेंचुरी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और अफगान हुकूमत पाकिस्तान पे ये इल्ज़ाम भी लगाता रहा कि वो तालिबान को सपोर्ट दे रहा है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान को ये शिकायत रही है और अब भी है कि अफगान सरजमीन को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, रॉ भी उसको इस्तेमाल कर रहा है और अफगानिस्तान के अंदर भी ऐसे अनासर हैं जो कि पाकिस्तान के खिलाफ उसकी सरजमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं जी। तो इस दौरान पाकिस्तान की ये भी कोशिश है कि अफगानिस्तान की उस शिकायत को हमेशा के लिए दूर करें और दूसरी तरफ पाकिस्तान की ये भी कोशिश है कि ऐसा इंतज़ाम हो अफगानिस्तान में, ऐसा सेटअप आए और ये अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। बिल्कुल सही। तो जाहिर बात है कि ये जो तालिबान की क़यादत है उनकी तरफ से इल्ज़ाम तो लगता रहा जी। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो पाकिस्तान की कोई मुट्ठी में बंद है, बल्कि खुद मुल्ला बिरादर पाकिस्तान की जेल में रहे हैं। तो एक तालिबान के साथ भी पाकिस्तान इस वक्त एतमाद साजी की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ अफगान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए कोशिश कर रहा है कि तालिबान की ठीक है कोई रुकावट। सलीम साफी साहब, बिल्कुल आपकी वजह है बात कि ये मकसद इसके जो हैं वो पूरे हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए, अफगानिस्तान के लिए। बहुत सलीम साफी साहब आप हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही हमारा टाइम खत्म हुआ। आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।